Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 32 of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है. इनफैक्ट डिटर्मिनेंट्स यूज़ होते हैं टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और किसी भी मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स देखना हो तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो. इसी तरह अगर एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ज़ीरो के इक्वल हो. सो हमने डिटर्मिनेंट को परम्यूटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया था और डिटर्मिनेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी. इनफैक्ट आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम प्रीवियस लेक्चर्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिव्यू करेंगे. डियर स्टूडेंट, रिकॉल दैट व्हाट इज डिटर्मिनेंट. लेट A is equal to Aij be a square matrix of order n, then determinant of A is defined as determinant of A is equal to summation plus minus A1 J1 A2 J2 up to so on An Jn, where summation is taken over all permutations and sign is taken as positive or negative according as permutation is even or odd. नोट दैट के लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशन को डिफाइन किया था कि एस अगर हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर हो तो एस के एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट को परम्यूटेशन कहते हैं. सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस को हम डिनोट करते हैं एस एन से, और एस एन का ऑर्डर एन फैक्टोरियल था. जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर से S2 सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट 1 2 हैं तो पॉसिबल परम्यूटेशंस ये से S सेट है 1 2, तो S2 के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 एंड 2 1. सिमिलरली अगर S सेट हम 1 2 3 लेते हैं तो इस पे ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस हमने कंस्ट्रक्ट की थी कि S3 के एलिमेंट 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 एंड 3 2 1. ये 6 पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं जिसमें आप S के एलिमेंट्स की अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं. अदर देन दीज 6 S3 में कोई एलिमेंट नहीं आएगा. अब किसी भी परम्यूटेशन में इन्वर्जन एग्जिस्ट करती है अगर एक लार्जर इंटीजर प्रीसीड करे स्मॉलर वन को. जैसे हमने कहा था कि 1 3 2 ये परम्यूटेशन देखें तो इसमें 3 2 को प्रीसीड कर रहा है तो ये एक इन्वर्जन है. अब अगर किसी परम्यूटेशन में टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑड हूँ तो उसे ऑड परम्यूटेशन कहते हैं, और अगर टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन इवन हूँ तो उस परम्यूटेशन को हम इवन परम्यूटेशन कहते हैं. अब इसके बाद हमने जी 2x2 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट देखे थे कि यूजिंग परम्यूटेशंस 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है. अब जिस तरह आप नोट करें कि 2x2 मैट्रिक्स है अगर से A11 A12 A21 A22 तो डिटर्मिनेंट ऑफ A यूजिंग परम्यूटेशन ये आता है A11 A22 which is an even permutation
एंड A12 A21 ये एक ऑड परम्यूटेशन आ गई। सो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, तो एक्चुअली आप नोट करो कि A11 A12 A21 एंड A22 हमने A11 को A22 से मल्टीप्लाई किया एंड देन नेगेटिव साइन के साथ A21 को A12 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अगर A हमारे पास हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखने का प्रोसेस ये है कि आप A11 12 13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 कंप्लीट मैट्रिक्स के एलिमेंट आप लिख दें और उसके बाद फर्स्ट टू कॉलम्स को रिपीट कर लें। A12 A21 A22 A31 एंड A32। इसके बाद आप डायगोनल्स ड्रॉ करें। सो फर्स्ट डायगोनल इज दिस वन, सेकंड, थर्ड, तो ये इवन परम्यूटेशंस हैं। इसी तरह ये जो दूसरे डायगोनल्स आएंगे ये ऑड परम्यूटेशंस हैं। सो डिटर्मिनेंट्स इज A11 22 33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A32, ये सारे हमने मेन डायगोनल्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया एंड देन नेगेटिव A31 A22 A13 नेगेटिव A32 A23 A11 एंड देन A33 A21 A12, ये वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ गई। डियर स्टूडेंट्स, ये तो 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का फार्मूला है यूजिंग परम्यूटेशंस। इनफैक्ट हमने ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस फाइंड की एंड देन इवन और ऑड की बेस पे हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिस्कस की थी कि डिटर्मिनेंट्स की मेजर प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्स्ट वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज आर सेम। किसी भी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए are equal, then determinant of A is equal to 0। यानी अगर मैट्रिक्स के 2 रोज या कॉलम सेम हो डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रो or column are equal to 0, then determinant is 0। And lastly, if A is a matrix of order n cross n, then determinant of CA is equal to C power n into determinant of A। तो ये CA का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला था। ये डिटर्मिनेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स representation of a linear transformation।
कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये हमने देखना है. सो लेट A from x to y be a linear transformation from a finite dimensional space x to a finite dimensional space y. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस x से एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस y पे डिफाइंड है. अब क्योंकि x और y फाइनाइट डायमेंशनल हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस मस्ट फाइनाइट होंगे. सो लेट x1 x2 अप टू सो ऑन xm be basis for x and y1 y2 up to so on yn be a basis for y. से इस सेट को मैं S कह लेता हूँ, इसको T कह लेता हूँ. As T is a basis for y, so each y belonging to y can be written as y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus so on cn yn. क्योंकि टी सेट बेसिस है फॉर वाई, सो वाई के हर एलिमेंट को हम टी के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने वाई एलिमेंट को टी के एलिमेंट के कम्बिनेशन में लिख दिया. एज x1 बिलोंग्स टू x, दिस implies t of x1 belongs to y. Therefore t of x1 is equal to a11 y1 plus a12 y2 plus so on a1n yn. Dear students, observe that कि x1 x का एलिमेंट है, t of x1 y का एलिमेंट है. सो ये y का एलिमेंट होने की वजह से y के जो बेसिस सेट है t, उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं. एंड दिस इज इन फैक्ट नॉट t, दिस इज a, बिकॉज हमने ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिया हुआ है. अब इसके बाद x2 बिलोंग कर रहा है अगेन x से, सो a ऑफ x2 इज इक्वल टू a21 y1 a22 y2 प्लस सो ऑन a2n yn. सिमिलरली इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखें तो a ऑफ xn, a of xm is am1 y1 am2 y2 plus so on amn yn. ये इनफैक्ट अंडर द ऑपरेटर a हमने x वेक्टर स्पेस के जो बेसिस थे उनके इमेजेस फाइंड किए पहले, a ऑफ x1 टू a ऑफ xm. फिर क्योंकि ये सारे इमेजेस बिलोंग करते हैं y सेट से, सो इनको y के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट कि हमने x के बेसिस के इमेजेस फाइंड किए और उन इमेजेस के जो वैल्यूज आई, दैट इज जो वेक्टर आए, उनको हमने y के बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया.
सो इससे जो मैट्रिक्स हमें एज ए रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिला वो हम लिखते हैं दी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को जरा हम रीराइट करते हैं। इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं A11, A12 अप टू सो ऑन A1n, A21, A22 up to so on A2n. Continuing this process we have AM1, AM2 so on AMN. तो ये इनफैक्ट इसका मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लिया। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है द मैट्रिक्स दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो ये प्रोसेस था ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करने का। अब इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट A from R4 to R cube defined by A of x1, x2, x3, x4. This is equal to x1 plus x2, x2 minus x3 and x4. Then first part A is linear transformation। ये आपने चेक करना है कि A is linear or not। Second, find ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का फाइंड करना है तो नोट करें कि प्रोसेस मैंने क्या बताया था कि पहले जो डोमेन है इसका एक बेसिस लें। क्योंकि डोमेन R4 है सो इसके हम नेचुरल बेसिस लेट कर लेते हैं। लेट x1 इक्वल टू 1 0 0 0, x2 is equal to 0 1 0 0, x3 is equal to 0 0 1 0 and x4 is equal to 0 0 0 and 1. Then x1, x2, x3, x4 is natural basis फॉर R4। तो ये डोमेन के लिए नेचुरल बेसिस है। अब हम इनके इमेजेस फाइंड करते हैं अंडर गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। सो A ऑफ 1 0 0 and 0 by definition of A, x1 plus x2, x2 minus x3 and x4 as it is. This is A of 1 0 0 which is 1 0 0. What is A of 0 1 0 0? अब फर्स्ट टू को ऐड करें, सेकंड में थे थर्ड सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज x1 प्लस x2 और इसके बाद x2 माइनस x3 और x4 एज इट इज। सो दिस इज 1 1 0। A ऑफ 0 0 1 0 थर्ड बेसिस वेक्टर जो है उसका इमेज फाइंड कर रहे हैं हम। सो दिस इज 0 प्लस 0 0 माइनस 1 एंड 0। सो 0 minus 1 and 0 and last one is A of 0 0 0 1. This is 0 plus 0 0 minus 0 and 1. So this is 0 0 and 1. So matrix of transformation is
तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 -1 0 0 0 1। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स है। जस्ट फिर मैं प्रोसेस रिपीट कर दूं, आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करना हो, तो सबसे पहले डोमेन में जो वेक्टर स्पेस है इसके कोई एक बेसिस ले लें और उन बेसिस का इमेज फाइंड करें अंडर गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इमेजेस से जो वेक्टर जनरेट हुए इनको एक मैट्रिक्स के कॉलम बना दें, कॉलम मैट्रिक्स बना लें इनसे। ये जो मैट्रिक्स आएगी ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट रिमार्क, let A n cross n be transformation matrix corresponding to operator A from some space x to x। अब क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, डेफिनेटली ये x to x है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ I इज इक्वल टू 0 वेयर I from x to x is identity operator। Second one, the transformation A from x to x is invertible if determinant of A matrix इज नॉन जीरो। तो इस ऑपरेटर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो ये मैट्रिक्स का लिंक था और यहाँ पे यूजली हम जो x लेते हैं वो r n ले लेते हैं। सो क्योंकि हम सेवरल वेरिएबल में डिस्कशन कर रहे हैं, सो थ्रू आउट यहाँ पे हम r n को एज ए वेक्टर स्पेस ट्रीट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की जो नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए हम जैकोबियन डिफाइन करते हैं। इफ y1 y2 up to so on yn are n differentiable functions of x1 x2 up to so on xn, that is y1 डिपेंडेंट हो x1 x2 up to so on xn पे, y2 is also dependent on x1 x2 up to so on xn, and so on yn is also dependent on x1 x2 up to so on xn. Then J, that is Jacobian, is equal to y1 y2 up to so on yn, partial derivative with respect to x1 x2 up to so on xn. That is this determinant partial y1 or partial x1, partial y1 or partial x2, so on partial y1 or partial xn, and partial y2 or partial x1, partial y2 or partial x2, so on partial y2 or partial xn, and so on partial yn or partial x1, partial yn or partial x2, so on partial yn or partial xn is called
जैकोबियन ऑफ अबव ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनफैक्ट ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन थी, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन निकालना हो तो हमारे पास ये जैकोबियन फाइंड करने का फार्मूला है। नेक्स्ट जैकोबियन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इफ y1 is some function of x1, y2 is function of x1 x2, y3 is function of x1 x2 x3, and so on. yn is some function of x1 x2 up to so on xn. Then Jacobian of y1 y2 up to so on yn with respect to x1 x2 up to so on xn, this is equal to partial y1 और partial x1, partial y2 और partial x2, and so on partial yn और partial xn. Dear student, note that इस प्रॉपर्टी में y1 फंक्शन है x1 का, y2 फंक्शन है x2 का, y3 फंक्शन है x3 का, एंड सो ऑन yn फंक्शन है x1 to xn का। तो इस केस में जो जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस होता है वो एक्चुअली हर फंक्शन के आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते जाएं विद रिस्पेक्ट टू लास्ट वेरिएबल जो इसमें इन्वॉल्व हो और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये जैकोबियन की वैल्यू फाइंड हो जाती है। सो ये जैकोबियन की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। जैकोबियन की सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। इफ z1 z2 up to so on zn are functions of y1 y2 up to so on yn, and y1 y2 up to so on yn are functions of x1 x2 up to so on xn, then Jacobian, that is partial z1 z2 up to so on zn or partial x1 x2 up to so on xn, this is equal to partial z1 z2 up to so on zn or partial y1 y2 up to so on yn, and then partial y1 to yn divided by curly x1 to xn. ऑब्जर्व दैट कि सेकंड प्रॉपर्टी में हमें गिवन ये है कि z फंक्शंस जो हैं ये डिपेंडेंट हैं yi फंक्शंस पे और yi फंक्शंस डिपेंडेंट हैं xi पे। तो इस केस में जिस तरह हमारे पास चेन रूल होता है सेम टाइप का रिजल्ट हमारे पास जैकोबियन में होल्ड करता है कि आप जैकोबियन z का फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये इक्वल होगा जैकोबियन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एंड जैकोबियन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैकोबियन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करें और जैकोबियन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये जैकोबियन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड हो जाएगा। तो ये जैकोबियन की सेकंड प्रॉपर्टी थी। सो थर्ड प्रॉपर्टीज, डियर स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी की डिटेल में जाने से पहले यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जैकोबियन जब हमने डिफाइन किया तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस से किया। सो यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज में मैं फंक्शन ले रहा हूँ ये क्लियरली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सो थर्ड प्रॉपर्टीज, इफ y1 y2 up to so on yn
are differentiable functions of x1, x2 up to so on xn related by functional relations fi of y1, y2 up to so on yn, x1, x2 up to so on xn, then Jacobian is equal to -1 to the power n y1, this is in fact f1 to fn जो फंक्शंस हैं इनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू y1 टू yn डिवाइडेड बाय f1 टू fn का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 टू xn। तो ये जैकोबियन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में i वेरीज फ्रॉम 1 टू n है। डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर y1 और x1 में इम्प्लिसिट रिलेशन हो, ये फंक्शनली रिलेटेड हो, तो स्टिल हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम जैकोबियन फाइंड आउट कर सकें। तो इस केस में जो जैकोबियन होगा वो -1 टू द पावर n, पहले इन ऑल फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y's फाइंड करें, दैट इज जैकोबियन ऑफ fi's विद रिस्पेक्ट टू yi फाइंड करें, एंड देन fi का विद रिस्पेक्ट टू xi फाइंड करके इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लें। जैसे इन जैकोबियंस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1। सो इस फर्स्ट एग्जांपल में हम यू ले रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू cos ऑफ u, y इज इक्वल टू cos ऑफ v sin u, z इज इक्वल टू से cos ऑफ u sin of v sin of w, then Jacobian of x y z with respect to u v w क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल x डिपेंडेंट ऑन u है, y डिपेंडेंट ऑन u एज वेल एज v है, और z डिपेंडेंट ऑन u v एज वेल एज w है। तो ये केस बन रहा है कि अगर हमारे पास f1 डिपेंडेंट ऑन x हो, f2 डिपेंडेंट ऑन x1 x2 हो, f3 डिपेंडेंट ऑन x1 x2 x3 हो, तो इस केस में हमने कहा था कि जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 with respect to x1 x2 x3 this is equal to partial f1 और partial x1, partial f2 और partial x2 and partial f3 और partial x3 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे जैकोबियन होगा partial x और partial u into partial y और partial v into partial z और partial w। So partial x और partial u is minus sin u, partial y और partial v is v की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, so cos v का डेरिवेटिव minus sin v, so this is minus sin v sin u, and then z का विद रिस्पेक्ट टू w डेरिवेटिव लें तो ये cos u sin v cos of w, मल्टीप्लाई इनको करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो साइन स्क्वेयर u इनफैक्ट साइन स्क्वेयर v एंड cos u cos v, इनफैक्ट इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इनका जैकोबियन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल जस्ट मैं इसको लिखता हूँ, आप जज कीजिएगा कि जैकोबियन की कौन सी प्रॉपर्टी से ये एग्जांपल सॉल्व होनी है।
if u cube plus v cube is equal to x plus y and u square plus v square is equal to x square plus y square, then find Jacobian। तो ये बेसिकली फंक्शनली रिलेटेड है। तो इस केस में आपने देखना है कि जैकोबियन किसके इक्वल था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैट्रिसेस और उनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट इनफैक्ट हमारे पास एक टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स। If phi is a function of two variables, say x and t, then d over dt of integral a to b phi of x t dx is equal to integral a to b partial phi or partial t dx holds or not। डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल के टॉपिक में या इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव्स के टॉपिक में इनफैक्ट हम ये देखेंगे कि अगर हम एक फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड t लें तो क्या ये अलाउ है कि हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकें। तो यहाँ पे आप नोट करें कि पहले हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, देन डेरिवेटिव ले रहे हैं, और राइट साइड पे हम फाई को पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंड देन इंटीग्रेट कर रहे हैं। आंसर इन जनरल नो। यहाँ पे आपने काउंटर एग्जाम्पल फाइंड करनी है। इनफैक्ट ये जो टेक्स्ट बुक आपको मैंने रेफर किया है वॉल्टर रूडन की, उसमें देखिएगा आप इसकी काउंटर एग्जाम्पल गिवन है फर्स्ट थिंग, और सेकंड इस पे एक्सरसाइज एक में देता हूं। अंडर व्हाट कंडीशन रिलेशन 1 होल्ड्स। तो इन जनरल तो मैंने बताया है कि ये होल्ड नहीं करता, तो हम ऐसी क्या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करें फाई ऑफ एक्स टी पे कि ये रिलेशन होल्ड कर जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है वॉल्टर रूडन की प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक से मिल जाएंगे। क्वाइट सिंपल प्रूफ, आप जस्ट इसमें देखिएगा कि प्रूफ हम यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे एंड क्वाइट सिंपल प्रूफ है, सो इसको एज ए एक्सरसाइज आपने करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा रियल एनालिसिस 2 का सिलेबस कंप्लीट होता है। इनफैक्ट रियल एनालिसिस 2 में हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इन जनरल इसका व्यू आप लें तो लेक्चर्स के स्टार्ट में फर्स्ट कुछ लेक्चर्स में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है इस पे बात की थी। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल फंक्शंस को डील किया, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, कि ऐसे फंक्शंस की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इनको हमने डिटेल से देखा। और इसके बाद हमने डिफरेंशियबिलिटी इन आरएन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, और एट द एंड हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की एप्लीकेशंस देखी। तो ये हमारा इंटायर सिलेबस जो था ये इनफैक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड्स था। जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस को डील किया,
दूसरे पार्ट में हमने स्पेशल फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और पावर सीरीज के टॉपिक को देखा, और लास्ट सेक्शन में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशंस को स्टडी किया। तो जस्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर लेक्चर से रिलेटेड थे उनको क्विकली रिव्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्टार्ट में हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस है इसको डिस्कस किया। जैसे ये एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एन फ्रॉम -1 to 1 to r डिफाइंड बाय, ये एक पीस वाइज फंक्शन है। इस फंक्शन को अगर हम प्लॉट करें तो ये आपको याद होगा कि ड्यूरिंग लेक्चर भी मैंने इसको प्लॉट करके दिखाया था कि ये -1 to 1 प्लॉट हो रहा है, से ये 0 है। अब इस फंक्शन को आप जब प्लॉट करेंगे तो ये 1/2 और 1/n ये इन पीसेस में ब्रेक हो रहा है। सो -1 to 0 फंक्शन की वैल्यू 0 है, दैट इज ग्राफ लाइज इंटायरली ऑन एक्स एक्सिस। और इसके बाद 0 to 1/2n फंक्शंस की वैल्यू 2nx है। अब आप नोट करें कि अगर आप x को 1/2n पुट करते हैं तो 2n इंटू 1/2n कैंसिल होके ये 1 यूनिट हाइट तक जाएगा। सो y इज इक्वल टू mx शेप में जब भी लाइन हो तो ये लाइन पास होती है ओरिजिन से, तो सो एफ एन ऑफ एक्स को आप एज ए y ट्रीट करें तो y इज इक्वल टू 2nx, तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी और 2n पे इसकी हाइट एग्जैक्टली 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगी। अब नेक्स्ट रिलेशन में अगर आप नोट करें तो x को हम रफली अगर 2n के क्लोज लें, एग्जैक्ट 2n तो हम नहीं पुट कर सकते 1/2n, सो 1/2n के क्लोज पुट करें तो 2 - 2 टाइम n इंटू 1/2n, सो 2n से कैंसिल, 2 - 1 1, सो 1/2n से ये 1 यूनिट से स्टार्ट होगा और x को जब 1/n पुट करेंगे तो ये 0 को कन्वर्ज कर जाएगा, सो दिस इज 0। और 1/n से 1 तक इंटायरली फंक्शन की वैल्यू 0 है। क्लियरली एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज। ये फर्स्ट एग्जांपल थी, यहां से हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया। सीक्वेंस of functions fn defined on E converges point-wise to a function f if limit n tend to infinity f n of x is equal to f of x for all x belongs to E, or for epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that f n of x minus f of x mod less than epsilon for all x belongs to E and n greater or equal to n naught। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो n naught हम फाइंड करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में, ये n naught डिपेंडेंट होता है एप्सिलॉन पे और x पे। सो n naught मस्ट डिपेंडेंट होना चाहिए एप्सिलॉन और x पे, तो इस केस में इस कन्वर्जेंस को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते हैं। अब अगर n naught इस डेफिनेशन में x पे डिपेंडेंट ना हो तो फिर ऐसी कन्वर्जेंस को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहते हैं। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के बाद देखेंगे। सो लेट एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, देन शो दैट एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑफ एक्स ऑन 0 1। तो हमने देखा था कि ये
सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है, इनफैक्ट इसमें f1 x है, f2 x स्क्वायर है एंड सो ऑन। तो ये x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन x पावर n इज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। और हमने प्रूव किया था कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती, बल्कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है जीरो फंक्शन को। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसका ग्राफ, कि ये भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की एक एग्जांपल है। इसकी कन्वर्जेंस भी पॉइंट वाइज थी। नेक्स्ट हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देते हैं। इन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, if n naught depends only on epsilon, then convergence is uniform. That is, ई सेट के तमाम पॉइंट्स के लिए अगर हम हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक ही एन नॉट फाइंड कर सकें तो इस केस में कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होती है। जैसे ये एग्जांपल है कि साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो इनफैक्ट आप यहाँ पे अगर एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास साइन से x डिवाइडेड बाय n माइनस 0 मॉड, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 1 ओवर n मॉड, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ n इज ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन। सो कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे आप नोट करें कि जो n नॉट हमारे पास फाइंड होगा वो डिपेंडेंट ओनली ऑन एप्सिलॉन होगा। सो ये कन्वर्जेंस जो है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। नेक्स्ट हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चाहे कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज हो या यूनिफॉर्म हो, डेफिनेशन को अप्लाई करना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। रीज़न ये है कि डेफिनेशन जो है वो हमें लिमिट गैस करने में हेल्प नहीं करती बल्कि वेरीफाई करने में हेल्प करती है। सो काशी क्राइटेरिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बिकॉज विदाउट नोइंग द लिमिट फंक्शन हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आया गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। सो काशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन डिफाइंड ऑन ई converge uniformly on E if and only for every epsilon greater than 0 there exists an integer n such that this result holds. So यहाँ पे हम सीक्वेंस की टू डिफरेंट टर्म्स का डिफरेंस देख रहे हैं कि ऑन सेम एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन है या नहीं। तो इस केस में ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होती है अगर ये काशी क्राइटेरिया मीट कर जाए। इसी तरह हमने एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट देखा था नॉन एज MN टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसमें हम सपोज करते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब अगर हम एफ एन ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के डिफरेंस से एक फंक्शन जनरेट करें और इसका सुप्रीमम फाइंड करें ओवर सेट ई और से सुप्रीमम MN है, तो ये MN एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स है। अगर ये सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स 0 को अप्रोच करे तो एफ एन कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली टू एफ। तो इस टेस्ट को हमने अप्लाई किया था टू सॉल्व डिफरेंट एग्जांपल्स। नेक्स्ट, इफ f1 f2 अप टू सो ऑन fn एंड सो ऑन ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो, देन summation fn is equal to f1 f2 up to so on fn is a series of function। अब सीरीज ऑफ फंक्शंस कब कन्वर्ज करती है? इनफैक्ट क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस हमने डिफाइन कर लिया है तो हम सीरीज से nth पार्शियल सम डिफाइन करते थे।
nth partial sum which is given by Sn is equal to f1 f2 up to so on fn। अब अगर ये nth पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो हमारे पास ये सीरीज कन्वर्ज करती थी। समेशन fn कन्वर्जेस इफ सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस। तो ये इसका कन्वर्जेंस क्राइटेरिया था, जैसे हमने इस एग्जांपल को nth पार्शियल सम से चेक किया था कि ये कन्वर्जेंट है। एंड सिमिलरली ये नेक्स्ट एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, mn टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को अप्लाई किया था, अगर mn टेस्ट को हम सीरीज ऑफ फंक्शंस के लिए यूज करेंगे तो डेफिनेटली सीरीज ऑफ फंक्शन से हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जनरेट करेंगे, और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करे तो इस केस में सीरीज ऑफ फंक्शन जो होगी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। जैसे ये एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि ये एक सीरीज ऑफ फंक्शन है, इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमने mn टेस्ट से वेरीफाई की थी। इसके बाद सीरीज ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल था हमारे पास वो वेस्ट्रॉस एम टेस्ट था फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब वेस्ट्रॉस एम टेस्ट में हम एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn लेते हैं और एक सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स mn है जो ऑन द सेट ई डोमिनेट कर रहा है इन फंक्शंस के मॉड को। तो अगर ये डोमिनेटिंग सीरीज ऑफ कांस्टेंट जो है ये कन्वर्जेंट हो तो फिर सीरीज ऑफ फंक्शन जो होती है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है। जैसे हमने इस टेस्ट से 3-4 एग्जांपल सॉल्व की थी, जैसे ये एक सीरीज है तो इसको हमने एम टेस्ट से प्रूव किया था कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कॉन्टिन्यूटी का रिलेशन देखा था कि इन जनरल अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन लें तो उनके लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो। जैसे fn ऑफ x पावर 2n डिफाइंड ऑन दिस सेट, ये एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बट इसका लिमिट पॉइंट जो है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हमने ये सोचा था कि अंडर व्हाट कंडीशंस ये सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन को कन्वर्ज करेगी। तो ये वो थ्योरम था जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, इसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। नेक्स्ट थ्योरम में सपोज fn इज ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड इफ fn कन्वर्ज टू f यूनिफॉर्मली देन f इज कॉन्टिन्यूस। ये वो कंडीशन थी जिसके अंडर में बात कर रहा था कि सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को कन्वर्ज करता है, और इस थ्योरम का कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है। नेक्स्ट हमने सेम केस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन का रिलेशन देखा था कि क्या लिमिट का इंटीग्रल और इंटीग्रल्स की लिमिट सेम होती है, तो आंसर हमारे पास नो था। हमने देखा था कि क्या कंडीशन इम्पोज करें कि अगर fn यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे ऑन ए बी और fn सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस में हूँ तो इस केस में लिमिट एंड इंटीग्रल जो है ये इंटरचेंजेबल है। इसी तरह हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स में देखा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और इन जनरल एवरी सीक्वेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हम ये चेक करना चाह रहे थे कि क्या सेम टाइप का रिजल्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में ट्रू है, तो आंसर हमें नो मिला था। इसके लिए हमने इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया था और इसकी प्रॉपर्टीज इन डिटेल डिस्कस की थी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। इन पे ऑलरेडी काफ़ी बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स में। देन हमने 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इनवर्स फंक्शन थ्योरम और इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और उनकी डिफरेंट एप्लीकेशन देखी थी
वेक्टर स्पेसिस में। एट द एंड हमने जैकोबियन और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ स्टडी की आज के लेक्चर में। तो ये था हमारा रियल एनालिसिस 2 का कोर्स। होपफुली आपने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा। फर्दर कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस हो तो काइंडली आप ज़रूर हमें फॉरवर्ड करें ताकि हम इम्प्रूवमेंट जितनी हो सके इस कोर्स में करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी कोर्स में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।